नमस्कार, मैं अनुराग कुमार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष जिस वीडियो व्याख्यान के लिए उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवारों का परिचय। तो सबसे पहले हम इस विषय के जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज जो हम लोग इस वीडियो व्याख्यान में जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें है आर्य भाषा परिवार और उनका परिचय, द्रविड़ भाषा परिवार और उनका परिचय और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार और उनका परिचय। यानी कि यह पूरा का पूरा वीडियो व्याख्यान 3 बिंदुओं पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा परिवार और उनका परिचय, इस बिंदु पर हम बात करते हैं। तो भाषाविदों ने मोटे तौर पर यह माना है कि 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभ होता है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषा की विकास यात्रा को 3 कालखंडों में बांटा जाता है और तीनों कालों में आर्य भाषा को अलग अलग 3 नामों से चिन्हित किया गया है। जैसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय माना गया 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय माना गया 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय माना गया है 1000 ईस्वी से अब तक। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो पक्ष है उस पर हम लोग बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक की यह जो कालखंड है, इसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में जाना जाता है। और इसमें 2 भाषाएं प्रमुख हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो माना जाता है कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक। इसे प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं, इसे वैदिकी भी कहते हैं, इसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, छांदस भी कहते हैं, छंदस भी कहते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको वैदिक संस्कृत के लिए जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो संस्कृत भाषा का यह जो रूप है वह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। ये सभी जो ग्रंथ हैं जिनकी भी मैंने चर्चा की है, ये इनमें भाषा का कोई एक सुनिश्चित रूप नहीं मिलता है। यूँ कहें कि एक प्रोटोटाइप रूप हो, ऐसा नहीं है। तो उपलब्ध जो वैदिक साहित्य है उसमें वैदिक संस्कृत के विकास को हम देख सकते हैं। अपनी विविधताओं में वो विकसित कैसे कैसे होती चली गई, इसका एक पूरा विकास क्रम इन ग्रंथों के माध्यम से देखा जा सकता है। कुछ ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक बातों को वैदिक भाषा की विशेषताओं के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम के अनुसार उसे 2 भागों में विभक्त करते हैं, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में कहा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप हमें जिस ग्रंथ में देखने को मिलता है वह है ऋग्वेद। पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों ने भाषिक तुलना के आधार पर ऋग्वेद के दूसरे मंडल को अधिक प्राचीन तथा प्रथम और 10वें मंडल को अपेक्षाकृत परिवर्ती माना है, बाद का माना है। अन्य वेदों का समय इसके बाद का माना जाता है। वैदिक काल की समाप्ति प्रायः 500 ईस्वी पूर्व में मानी गई है। ऋग्वेद छंदोबद्ध है, अतः इसे छंदस कहा जाता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में गद्य अंश भी है। इससे प्राचीन गद्य का स्वरूप ज्ञात होता है कि कैसा हुआ करता था। ब्राह्मण ग्रंथ भी गद्य में है, इनसे प्रचलित भाषा का स्वरूप ज्ञात होता है। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर अगर हम बात करें तो पद रचना में विविधता है और अनेक रूपता है। यह विविधता लौकिक संस्कृत में अत्यंत कम हो गई है। जैसे कि वैदिक संस्कृत में देवौ, देवा ये शब्द मिलता है, लेकिन जब संस्कृत में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देवौ रह गया। उसी तरह से अगर हम आगे देखें तो वैदिक भाषा की जो पद रचना है वो श्लिष्ट योगात्मक थी। धातु रूपों में लट लकार का प्रयोग होता था, जो कि संस्कृत में नहीं रहा। लेट लकार का, माफ कीजिएगा। अंतिम स्वर को दीर्घ, जैसे चक्र का चक्रा, विद्य का विद्या। उसी तरह कृत प्रत्ययों में तुम के अर्थ में से, असे, अध्याय आदि। इसके अलावा वेद में संगीतात्मकता यानी स्वर एसेंट की प्रमुखता थी और लौकिक संस्कृत में बलाघात स्वर हो गया। उसी तरह से देखा जाए तो वैदिक संस्कृत में लौकिक संस्कृत की तुलना में 3 लिंग और 3 वचन थे, पर लिंग और वचन में परिवर्तन भी हो जाता था वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ के साथ प्लुत का भी प्रयोग होता था।
वैदिक संस्कृत में मध्य स्वरागम या स्वर भक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी, स्वर्ण, सुवर्ण, स्वर, सुअर, दर्शत, दरसता। लौकिक संस्कृत में शब्द रूपों, धातु रूपों एवं प्रत्ययों की विविधता कम हो गई और काल, पुरुष, वचन, लिंग आदि के ऐच्छिक परिवर्तन प्रायः समाप्त हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो आदिकालीन जो भारतीय आर्य भाषाओं का स्वरूप है वह यहाँ पर इस रूप में हमें दिखाई देता है। अब हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर। इसका जो समय है वो माना गया है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसको भी हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला हम मानते हैं, यानी भाषाविद मानते हैं कि प्रथम प्राकृत या पाली, इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक। दूसरा कालखंड माना जाता है द्वितीय प्राकृत, जिसका समय है 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और तीसरा जो कालखंड है उसे तृतीय प्राकृत कहते हैं या भ्रंश कहते हैं। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हम आते हैं प्रथम प्राकृत, यानी जिसको हम कहते हैं पाली। पाली तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शती ईस्वी तक के शिलालेख, पाली बौद्ध ग्रंथ, महावंश जातक आदि, प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा, प्रारंभिक नाटकों जैसे अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, जिसके अवशेष मध्य एशिया में पाए गए हैं, की भाषा को प्रथम प्राकृत कहते हैं। और बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह त्रिपिटक में हुआ है, तो त्रिपिटक की भाषा भी पाली है। इसके अलावा प्रथम प्राकृत में शिलालेखी प्राकृत का भी नाम आता है। प्रथम प्राकृत में अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भी आती है, अतः इसे शिलालेखी प्राकृत, अशोक प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि मानसेरा के शिलालेखों में श, श, स तीनों ध्वनियाँ मिलती हैं, लेकिन पाली भाषा में केवल स ध्वनि का ही प्रयोग होता है। वहीं पर हम देखें तो शाहबाज गढ़ी और कुछ अन्य शिलालेखों में ण, ञ है, कुछ शिलालेखों में ण नहीं है और कुछ में र का ल हो गया है। तो शिलालेखी प्राकृत में दीर्घीकरण, ह्रस्वीकरण, स्वर भक्ति, वर्ण लोप, गुण परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन, सरलीकरण के अनेक प्रकार हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हलंत शब्द प्रायः अकारांत हो गए हैं। प्राचीन हलंत शब्द रूप शेष हैं, जैसे कि मातृ, पितरी, लाजीना, राजव आदि। क्रिया रूप प्रायः पाली के तुल्य हैं। आत्मनेय पद नहीं है। कर्मवाच्य जैसे ऋच, सन, तुम, त्वा, शत आदि प्रत्यय हैं। 3 लिंग हैं। द्विवचन नहीं है। द्वितीय प्राकृत जो दूसरा खंड है, हम उस पर आएँ तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के इस रूप में हम देखते हैं कि द्वितीय प्राकृत जो कि 100 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का यह कालखंड है, इसे हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं। तो इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे कारण है कि इस काल में प्राकृत का विकसित साहित्यिक रूप प्राप्त होता है। इस काल में प्राकृत के प्रांतीय या भौगोलिक भेद हो गए थे, यानी कि इसका जो स्वरूप है वो बदल गया था। कई तरह की प्राकृतें यहाँ पर दिखाई देती हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में हमें मुख्य और गौण प्राकृत भाषाओं के विषय में विचार किया है। उनके मत के अनुसार मुख्य प्राकृत 7 हैं और गौण प्राकृत, यानी जिसे वो विभाषा कहते हैं, वो भी 7 हैं। उनके अनुसार जो मुख्य प्राकृत है मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनो जिसको हम शोरसैनी कहते हैं, अर्धमागधी, बाहलिक, दक्षिणात जिसको हम महाराष्ट्री कहते हैं। उसी तरह से गौण प्राकृत हैं शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उद्रजा, वनेचरी। प्राचीन प्राकृत वैयाकरण वर्रुचि बड़े वैयाकरणिक हैं। इन्होंने 4 प्राकृत मानी है। वे हैं शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और वैशाची। मागधी के भी 2 रूप हैं, मागधी और अर्धमागधी। इस तरह से हम देखें तो वर्रुचि ने जिन्हें 4 माना है वो 5 हो जाते हैं। तो इस तरह 5 प्राकृत हमारे सामने उपस्थित होती है। पहली शौरसेनी प्राकृत, इसका क्षेत्र शूरसेन यानी मथुरा के आसपास का प्रदेश है
और इसका विकास पालीकालीन स्थानीय भाषा से हुआ। यह मध्य देश की भाषा थी। नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग इसी प्राकृत का हुआ है। स्त्रियों आदि का वार्तालाप शौरसेनी प्राकृत में ही होता था। केवल पद्य के लिए महाराष्ट्री का प्रयोग होता था। शौरसेनी से ही वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है, ऐसा हम जानते हैं। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का जो गद्य भाग जो है वो शौरसेनी प्राकृत में है। उसी तरह से भास, कालिदास आदि के नाटकों में जो गद्य है वो शौरसेनी प्राकृत में ही है। इसका प्राचीन रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है, जिसका प्रयोग निम्न एवं मध्य कोटि के पात्रों के साथ साथ स्त्रियों की भाषा के रूप में किया गया है। शौरसेनी प्राकृत अपनी सरल, सरस और श्रवण सुख देने वाली भाषा के रूप में अधिक लोकप्रिय हुई। दूसरी प्राकृत है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री प्राकृत का जो मूल स्थान है वो महाराष्ट्र है। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। इस दौर की प्राकृतों में सबसे अधिक साहित्य महाराष्ट्री प्राकृत में ही रचा गया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत में पद्य रचना महाराष्ट्री में ही होती है। महाराष्ट्री प्राकृत के प्रसिद्ध जो काव्य ग्रंथ हैं, जैसे राजा हाल कृत गाहा सप्तशई, जिसको हम गाथा सप्तशती भी कहते हैं, प्रवर सेन कृत रावण वहो सेतुबंध जिसको कहते हैं, वाक्यपति कृत गौड़ वहो गौड़वध, जयवल्लभ कृत वज्जालग्ग, हेमचंद्राचार्य कृत कुमारपाल चरित। इसके साथ साथ कर्पूर मंजरी के जो पद्य हैं वो महाराष्ट्री प्राकृत में हैं। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत से महाराष्ट्री का विकास माना है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। इस तरह हम देखते हैं कि शौरसेनी, ये महाराष्ट्री, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्री प्राकृत का जो स्वरूप है वो हमारे सामने उपस्थित होता है। तीसरी जो प्राकृत है वह मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत नाम से ही स्पष्ट है कि मगध की भाषा थी। इसका साहित्य तो बहुत कम मिलता है, लेकिन इसका जो प्राचीनतम रूप है वो अश्वघोष के नाटकों में सुरक्षित है। कालिदास के नाटकोों में भी, शूद्रक के नाटकों में भी, जैसे मृक्षकटकम में मागधी का सुंदर प्रयोग मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र में के अनुसार यह अंतःपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा थी। मार्कंडे के अनुसार भिक्षु, छपड़क, राक्षस, चेट, ये तमाम जो हैं ये मागधी बोलते थे। लंका में पाली को मागधी कहते हैं क्योंकि पाली मगध से वहाँ गई थी। इसके 3 प्रकार मिलते हैं, शाकारी, चांडाली तथा शाबरी। मागधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, असमी विकसित हुई हैं। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण प्राकृत हैं वो है अर्धमागधी। अर्धमागधी प्राचीन कौशल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा थी। इसमें मागधी के भी गुण हैं और शौरसेनी से ज़्यादा हैं, अधिक हैं। तो मागधी और शौरसेनी के गुणों से युक्त होने के कारण इसे अर्धमागधी कहा जाता है। यानी दोनों प्राकृतों के जो गुण हैं मागधी और शौरसेनी के, वो यहाँ अर्धमागधी में विद्यमान है। इसको ऋषि भाषा भी और आर्य भाषा भी कहा जाता है, जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान महावीर के सारे धर्मोपदेश इसी भाषा में। इसमें प्रचुर मात्रा में जैन साहित्य मिलता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार का साहित्य उपलब्ध है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपुत्र एवं सेठों की भाषा कहा है। वो कहते हैं कि चेटा नाम राजपुत्राणाम सृष्टिनाम चाधर मागधी। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। मुद्रा राक्षस और प्रबोध चंद्रोदय में अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्राकृत है वह है पैशाची। पैशाची प्राकृत जो है उसका क्षेत्र है पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान। ये पैशाची का भाषा क्षेत्र है। तो पैशाची को पैशाचिकी, भूत भाषा, भूत भाषित आदि अनेक नामों से जाना जाता है। गुणाढ़ की
अत्यंत प्रसिद्ध रचना बृहत कथा पैशाची प्राकृत में ही है। इसका ही विकसित रूप लहदा भाषा है। हेमचंद कृत कुमारपाल चरित्र और काव्यानुशासन में इसके अलावा हमीर मदमर्दन नाटक में पैशाची का प्रयोग मिलता है। राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्रों आदि के लिए यह निर्धारित भाषा थी। तृतीय प्राकृत का, इसके बाद हम सीधे आते हैं यहाँ द्वितीय प्राकृत यहाँ समाप्त होती है, जिसमें ये कुल मिलाकर के 5 प्राकृत हमें दिखाई पड़ती हैं। इनकी भाषा और इनका साहित्य यहाँ तक हमें दिखता है। इसके बाद हमें जो तृतीय प्राकृत है कालखंड, वह जो कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है, जिसे अपभ्रंश कहते हैं। तो अपभ्रंश शब्द का ज्ञात सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आचार्य व्याडी पतंजलि से पूर्व और पतंजलि ने किया था। इसके अलावा भर्तृहरि, भामा, दंडी, इन लोगों ने भी अपभ्रंश का उल्लेख किया है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि लगभग 400 ईस्वी पूर्व के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम अंक 4 में अपभ्रंश के कुछ पद्य मिलते हैं। उसी तरह दंडी के समय से इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अपभ्रंश में विशाल साहित्य है। प्रमुख रचनाएं जो हैं रविशेणाचार्य कृत पौंचर्य, पुष्पदंत कृत महापुराण और जसहर चरित्र, विद्यापति कृत कीर्तिलता, अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक प्रमुख आदि जो प्रमुख ग्रंथ हैं। अपभ्रंश को देश भाषा, देशी भाषा, देसिल बैना कहते हैं। देशी, अपभ्रष्ट, अवहट्ट भी कहते हैं। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में 3 अपभ्रंश माने हैं। पहला नागर, दूसरा उपनागर और तीसरा जो है वो ब्राचट है। इसके बाद हम आते हैं जो तीसरा कालखंड है वह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। इसका जो वक्त है, समय है, निर्धारित किया गया है भाषाविदों द्वारा, वह है 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें 5, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा कि 5 प्राकृतों से 5 अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ था। उसी तरह से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास मध्यकालीन अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। इन 5 अपभ्रंशों के साथ ही अगर 2 और जोड़ लिया जाए यानी ब्राचट और खस, तो 2 अपभ्रंश और ले लेने पे 7 कुल अपभ्रंश हो जाते हैं। तो इस तरह से इन 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम थोड़ा बात करें तो प्राकृत और अपभ्रंश में विद्यमान जो ध्वनियाँ हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रचलित हैं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो संयोगात्मक से पूर्णतः वियोगात्मक हो गई। ध्वनि विषयक कुछ और जो विशेषताएं हैं वो उस पर अगर हम बात करें तो जैसे पंजाबी में आदि से उदासीन अस्वर का, अवधी आदि में जपित या अघोष स्वर का, गुजराती में मरमर स्वर का विकास हुआ। री का लिखित रूप री ही रहा, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो हिंदी में तो री है लेकिन दक्षिण में इसे रू पढ़ते हैं। उसी तरह से श का उच्चारण श या स हो गया है। ज्ञ का उच्चारण ज्ञ ज्ञ या ज्ञ है। संयुक्ताक्षरों में ञ ण का उच्चारण अनुस्वार के समान होता है। इसके साथ साथ कुछ विदेशी जो ध्वनियाँ हैं वो यहाँ आ गई हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ। ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आ गई हैं, लेकिन इनका उच्चारण शुद्धतापूर्ण नहीं होता है। बलाघात स्वर मुख्य हो गया है। वाक्यों में संगीतात्मकता भी आ चुकी है, संगीतात्मक स्वर विद्यमान है। अंतिम दीर्घ स्वर पर बलाघात न होने पर दीर्घ का ह्रस्व स्वर हो जाता है, ये इसकी विशेषता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पक्ष पर आते हैं, वो है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा परिवार और उसका परिचय। तो द्रविड़ भाषा परिवार का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आर्य परिवार के भौगोलिक क्षेत्र से अलग माना जाता है। भाषा परिवार के रूप में इस परिवार को अधिक प्रसिद्धि कार्लवेल द्वारा लिखित पुस्तक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन ऑफ साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के बाद मिली। कार्लवेल के अनुसार द्रविड़ शब्द का व्यवहार तमिल भाषा तक ही सीमित रहा, किंतु वे उसका उपयोग दक्षिण भारत की भाषाओं के लिए एक परिवार के रूप में कर रहे थे, भाषा परिवार के रूप में कर रहे थे।
तो द्रविड़ परिवार की भाषाओं के नाम टीपी मीनाक्षी सुंदरम ने इस प्रकार दिए हैं। उन्होंने अपने उनका जो अनुसंधान है, उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने द्रविड़ परिवार की जिन भाषाओं का नाम दिया है वो नाम है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तुतु, कुरुख, कोईकुवी, गोंडी, बडगा, कोडगु, गदबा, इरुल, कोलामी, कोरवा, मालतो, परजी, कोया, कोंडा, नईकद्दी और नकीपोदी, कोटा और टोडा। ये जो क्रम है पूरा का पूरा, ये उन्होंने क्रम रखा है कि जो संख्या है सबसे ज़्यादा जिस भाषा को बोलते हैं लोग, उसे उन्होंने पहले रखा, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए जो भाषा बोलने वालों की संख्या कम हुई उस भाषा को अंत में रखा है। ये 1951 की जनगणना के आधार पर उन्होंने यह चार्ट दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा को बोलने वालों की संख्या है और सबसे कम कोटा और टोडा बोलने वालों की संख्या है। भाषा को बोलने वालों की संख्या इस रूप में निर्धारित की गई है। टीपी मीनाक्षी सुंदरन ने द्रविड़ परिवार की भाषाओं के भौगोलिक क्षेत्र का भी जो परिचय दिया है, तो लिखते हैं कि जहाँ तक द्रविड़ भाषी क्षेत्र का प्रश्न है वह ब्राह्वी क्षेत्र को छोड़कर लगातार है। दक्षिण भारत और श्रीलंका का उत्तरी भाग, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ये साहित्यिक भाषाएं समुद्र तटवर्ती प्रदेशों और आंतरिक भागों में बोली जाती हैं। एक विचित्र संयोग है कि ऐसी द्रविड़ भाषाएं जिनका इतिहास नहीं मिलता, भौगोलिक दृष्टि से ऊंचे क्षेत्रों में भी बोली जाती हैं, जैसे बलूचिस्तान के पठार पर, उत्तर भारत और दक्कन के मध्यवर्ती इलाकों में और दक्षिण में छोटे छोटे भागों में। तमिल भाषा का क्षेत्र वर्तमान जो मद्रास राज्य है, तमिलनाडु, तो मलयालम केरल में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में और कन्नड़ मैसूर यानी कर्नाटक में। किंतु उन सभी क्षेत्रों के समीपवर्ती प्रदेश द्विभाषी हैं। मद्रास के उत्तर में तेलुगु का क्षेत्र पड़ता है और पश्चिम में कन्नड़ और मलयालम का। तुलु मंगलोर के आसपास बोली जाती है। कोडगु कुर्ग के निवासियों की मातृभाषा है जो मैसूर राज्य का अंग है। बडगा, कोटा और टोडा नीलगिरी के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तेलुगु प्रदेश के एक ओर उड़िया भाषी क्षेत्र पड़ता है, दूसरी ओर मराठी भाषी क्षेत्र। तेलुगु के ही पड़ोस में गोंडी का क्षेत्र है। कोई और कोंडा उस प्रदेश में बोली जाती है जो महानदी घाटी के दोनों ओर पड़ता है। कोलामी और परजी मध्य प्रदेश और हैदराबाद में बोली जाती हैं। कन्नड़ प्रदेश मराठी, कोंकणी, तेलुगु और तमिल भाषी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। गोंडी की सीमाओं पर तेलुगु, कोलामी, मुंडा और मराठी है। यह अनोखा तथ्य है कि साहित्य रहित द्रविड़ भाषाओं के बोलने वाले पहाड़ों पर ही मिलते हैं। छोटा नागपुर में बोली जाने वाली गदबा, कुरुख या उरांव और राजमहल में बोली जाने वाली मालतो के अड़ोस पड़ोस में मुंडा भाषाएं व्याप्त हैं। बाहुई पश्चिम पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में प्रहित होती है। द्रविड़ परिवार की एक भाषा ब्राहुई बलूचिस्तान में बोली जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्रविड़ परिवार की एक भाषा जो बिल्कुल उसके भौगोलिक क्षेत्र से कटी हुई आगे हमें बलूचिस्तान में दिखाई देती है। इस वीडियो व्याख्यान का जो तीसरा पक्ष है वह है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक अथवा आग्नेय परिवार भी जिसे कहा जाता है, इसका पहले क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था, लेकिन अब इसका जो क्षेत्र है वो श्याम, ब्रह्मा, वर्मा जिसको कहें, निकोबार, कंबोडिया, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है। इसके मुख्य दो वर्ग हैं, पश्चिमी वर्ग और पूर्वी वर्ग। तो हम सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं पश्चिमी वर्ग। पश्चिमी वर्ग जो है इसकी भाषाओं में मुंडा या कोल कहते हैं इसको। इस वर्ग की यह प्रसिद्ध भाषा है। यानी मुंडा और कोल वर्ग की जो प्रसिद्ध अन्य भाषाएं हैं इसके अंतर्गत वे हैं संथाली, जो कि पूर्वी बिहार तथा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। उसके बाद मुंडारी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में बोली जाती है। इसके साथ साथ भूमिज भी भाषा है। 20 अथवा BC के आधार पर गिनती, कौड़ी शब्द का प्रयोग, कुछ बिहारी बोलियों में क्रिया रूपों की जटिलता, पूर्वी भारत की भाषाओं में व्याकरणिक लिंग की अपेक्षाकृत कमी आदि बातें, ये सारी जो बातें हैं मुंडा वर्ग की भाषाओं का प्रभाव ही है। यानी मुंडा भाषा की
का ही प्रभाव है जो अन्य व्यवहारी भाषाओं में इस रूप में हमें दिखाई देता है। अब हम सीधे बात करते हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो पूर्वी। तो पूर्वी यानी कि बर्मा और सियाम की मान और खमेर तथा अन्नाम की अनामी आदि ये जो भाषाएं हैं वो कोल परिवार या मुंडा परिवार, कोल परिवार को मुंडा परिवार भी कहा जाता है। यह परिवार दुर्गम वन भूमि में आवास करता आया है। दूसरी बात यह है कि इस परिवार की भाषाएं भौगोलिक रूप से संलग्न नहीं हैं, प्रधान रूप से ये पहाड़ी इलाकों की भाषाएं हैं। इस नाते मैदानी प्रदेश की भाषाओं से ये भिन्न है। डॉक्टर राम निवास साहू ने मुंडा परिवार की भाषाओं का अध्ययन किया है और उन्होंने माना है कि इस परिवार की भाषाओं का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है, मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र है, दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इसकी बहुत सारी भाषाएं हैं। में जैसे हम कह सकते हैं खेरवारी है, हर जगह अलग अलग नामों से, संथाली हमने बात किया ही, कुरमाली है, असुरी है, कोड है, कोरा है, कोल है, खरिया है, बिरहोड है। तो इस तरह से ये तमाम जो इसको बोलने और उस तरह से वाले लोग हैं वे हमें दिखाई देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी हैं और ये बहुत, इसका जो भाषा का जो स्वरूप है वो बहुत ही पुराना है। मुंडा आस्टिक मुंडा परिवार की जो भाषाएं हैं उसकी जो विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा कर लें तो प्रायः इसकी ये जो भाषाएं हैं वो अश्लिष्ट योगात्मक हैं। इनकी जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की महाप्राण ध्वनियों से अधिक प्राणयुक्त हैं। क्लिक ध्वनियों की तरह इनके यहाँ एक विशेष प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अर्थ व्यंजन की संज्ञा दी जा सकती है। मध्य प्रत्यय का प्रयोग इसकी बड़ी विशेषता है, जैसे मंझी मुखिया, मपंझी बीच में आया पन तो मुखिया लोग। उसी तरह इनमें द्विवचन भी होता है। लिंग दो हैं जिनकी अभिव्यक्ति प्रायः लिंग द्योतक शब्दों को जोड़कर होती है, जैसे आडिया कुल यानी बाघ, एंगा कुल बाघिन। उसी तरह से इसकी अगली जो विशेषता है कि एक ही शब्द प्रसंगानुसार संज्ञा क्रिया विशेषण का कार्य कर लेता है, अर्थात शब्द भेद का निर्णय प्रकरण से होता है। आर्य परिवार तथा द्रविड़ परिवार की भाषाएं जिस तरह साहित्यिक रूप में व्याप्त हैं ठीक उसी रूप में मुंडा परिवार की भाषाएं नहीं हैं। मुंडा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले चूँकि आदिवासी हैं तो मुंडा परिवार का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत फैला हुआ है। वह एक प्रदेश में संलग्न नहीं है, पर्वतों के अंतरालों में है, गहन वन प्रांतरों में, पर्वतीय स्थानों में यह परिवार जो व्याप्त है। इतनी बात निश्चित है कि आर्य भाषाओं के भौगोलिक क्षेत्र में यह अधिक व्याप्त है। दक्षिण में यह आंध्र प्रदेश के प्रधान रूप से है। आंध्र प्रदेश में आर्य भाषा परिवार के पड़ोस में है। हम जानते हैं कि भाषा भेद का जो प्रधान कारण है वो भूगोल होता है। मुंडा परिवार पूर्वी प्रदेशों में तथा मध्य देश में अधिक है, भारत के पश्चिम में तथा दक्षिण में यह नहीं है। इस भाषा परिवार का जो अस्तित्व है वह प्राचीन है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह जो वीडियो व्याख्यान है वह अपने विषय को पूर्णतः आप तक पहुंचाने में सफल रहा होगा। धन्यवाद।